Good morning, students. I am Poonam Garg, Associate Professor, Department of Economics, महाराजा अग्रसेन कॉलेज जगाधरी। आज हम डिस्कस करेंगे मनी मार्केट पार्ट 1, मुद्रा बाजार का पार्ट 1। सबसे पहले मुद्रा बाजार का मीनिंग पता होना चाहिए हमें कि मनी मार्केट किसको कहते हैं। जैसा कि हमने पहले वीडियो लेक्चर्स में भी इस चीज़ को डिस्कस किया है कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं उसमें एक कैपिटल मार्केट होता है और एक मनी मार्केट होता है। मनी मार्केट उस मार्केट को कहते हैं जिसमें थोड़े समय के लिए पैसा उधार लिया और दिया जाता है। ठीक है, जिन संस्थानों के पास सरप्लस फंड्स होते हैं वो उन फंड्स को निष्क्रिय रखने की बजाय, आइडल रखने की बजाय मनी मार्केट में लोन देते हैं और उसके ऊपर रिटर्न अर्न करते हैं। जिन संस्थानों में जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स हैं पैसे की, फंड्स की, वे मुद्रा बाज़ार से पैसा उधार लेते हैं। जो कैपिटल मार्केट होती है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डील करती है और जो मनी मार्केट होती है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डील करती है। अब मनी मार्केट की क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं? मनी मार्केट की पहली विशेषता ये है कि ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स के लिए एक बाज़ार है। अल्पकालीन वित्तीय संपत्तियों के लिए ये एक बाज़ार है। ये जो वित्तीय संपत्तियां होती हैं ये 1 वर्ष तक की अवधि के लिए हैं। ठीक है, और जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी जो अवधि होती है वो 1 दिन से लेकर के 1 साल तक हो सकती है। जैसे कॉल लोन्स होते हैं, 1 दिन के लोन्स होते हैं, और ट्रेजरी बिल्स जो हैं वो 364 डेज़ तक के हो सकते हैं। तो मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डील करती है। दूसरी विशेषता क्या है मनी मार्केट की कि इसमें विभिन्न सब मार्केट्स, उप बाज़ार शामिल हैं। जैसे कि ट्रेजरी बिल बाज़ार है, ठीक है, कलेक्ट्रल लोन मार्केट है, बैंकर्स एक्सेप्टेंस मार्केट है, कॉल मनी मार्केट है, कमर्शियल बिल मार्केट है। तो ये मनी मार्केट के डिफरेंट सब मार्केट्स हैं जो आपने पहले चैप्टर में भी इनके बारे में पढ़ा है जब हमने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन किया था। मुद्रा बाज़ार की तीसरी विशेषता क्या है कि जो जारी करता है, जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको जारी करने वाले हैं वो क्योंकि फाइनेंशियली साउंड होते हैं, वित्तीय दृष्टि से वो सुदृढ़ होते हैं, इसलिए मुद्रा बाज़ार के साधन काफ़ी सेफ माने जाते हैं, सुरक्षित माने जाते हैं। जैसे ट्रेजरी बिल्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है, ठीक है, और जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इसलिए मनी मार्केट के जो साधन हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो काफ़ी सेफ माने जाते हैं, सुरक्षित होते हैं। नेक्स्ट क्या है कि मुद्रा बाज़ार में जो लेन देन हैं वो ब्रोकर की मदद से या ब्रोकर की मदद के बिना भी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मुद्रा बाज़ार में कारोबार किए गए वित्तीय साधनों को आसानी से नकदी के रूप में कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट के ऊपर, कम लेन देन लागत के ऊपर, मतलब बहुत आसानी से इनको कैश के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है और बहुत कम फॉर्मेलिटीज़ के साथ इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसलिए मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो मनी के काफ़ी करीब माने जाते हैं, नियर मनी माने जाते हैं। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। नेक्स्ट इज़ मुद्रा बाज़ार के कार्य क्या क्या हैं, फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट क्या हैं। देखिए, मनी मार्केट जो है वो बैंकों, वित्तीय संस्थानों और निजी क्षेत्र को उनके अस्थायी अधिशेष का निवेश करने में सक्षम बनाता है।
कि बैंकों के पास या वित्तीय संस्थानों के पास या प्राइवेट सेक्टर के पास जो टेम्परेरी सरप्लस फंड्स हैं अल्पकाल के लिए, जो उनके पास टेम्परेरी सरप्लस है, उसको ये निवेश करने में सक्षम बनाता है। ठीक है। मनी मार्केट उधारकर्ताओं और अल्पकालिक निधियों के उधारदाताओं के बीच एक समन्वयक यानी कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य करता है। ठीक है। ये बोरोवर्स और लैंडर्स जो होते हैं, जो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए जो बोरोवर्स हैं और जो लैंडर्स हैं, उनके बीच में एक समन्वयक यानी कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा और क्या कार्य करता है मुद्रा बाजार? ये वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों को उनकी वैधानिक तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। देखिए, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, उनकी कुछ वैधानिक तरलता आवश्यकताएं होती हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मतलब उनको कुछ लिक्विडिटी कानून के हिसाब से मेंटेन करनी पड़ती है, स्टैट्यूटरी होती है वो, उनको कानूनन उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो इसके लिए भी उनको शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है और ये मुद्रा बाजार पूरी करता है। नेक्स्ट ये अल्पकालिक वित्तीय परिसंपत्तियों की तरलता और सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करता है। जो अल्पकाल की वित्तीय परिसंपत्तियां होती हैं, उनकी तरलता और सुरक्षा को बढ़ावा देने में मनी मार्केट मदद करता है। नेक्स्ट ये केंद्रीय बैंक को मुद्रा बाजार में अपनी भागीदारी के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता को विनियमित करने में सक्षम बनाता है। देखिए, जो केंद्रीय बैंक है, जैसे भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो रिजर्व बैंक को अर्थव्यवस्था के अंदर लिक्विडिटी को रेगुलेट करना होता है। तो मनी बाजार उसमें रिजर्व बैंक को सक्षम बनाता है। कैसे बनाता है कि रिजर्व बैंक जो है वो खुले बाजार का संचालन क्या होता है कि खुले बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना, इसके माध्यम से केंद्रीय बैंक जो है सप्लाई ऑफ मनी को रेगुलेट करता है, तरलता को रेगुलेट करता है, नियमित करता है। और मुद्रा बाजार के जो बाकी साधन हैं उनका भी उपयोग करके ये अर्थव्यवस्था में तरलता को घटा सकता है या बढ़ा सकता है। तो ये भी मुद्रा बाजार के द्वारा ही पॉसिबल होता है। इसके बाद अगली चीज़ हमने क्या करनी है इसमें कि एक कुशल मुद्रा बाजार की पूर्व आवश्यकताएं क्या हैं। प्री रिक्विजिट्स ऑफ एफिशिएंट मनी मार्केट, कि मनी मार्केट, देश का जो मनी मार्केट है वो एफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है। विकास के लिए ज़रूरी है कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट एफिशिएंट हों। तो मनी मार्केट एफिशिएंट हो, उसके लिए क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, उसके लिए क्या शर्तें हैं, क्या पूर्व आवश्यकताएं हैं। तो पहले ही जो आवश्यकता है वो क्या है कि बैंकिंग सिस्टम जो है वो अच्छी तरह से विकसित होना चाहिए। मतलब देश की जो बैंकिंग प्रणाली है वो वेल डेवलप्ड होनी चाहिए, वो विकसित होनी चाहिए। अदरवाइज क्या है, मनी मार्केट एफिशिएंटली फंक्शन नहीं कर पाएगा। दूसरी आवश्यकता क्या है कि जो सेंट्रल बैंक है वो एक्टिव होना चाहिए। देश का जो केंद्रीय बैंक है वो एक्टिव होना चाहिए। जो केंद्रीय बैंक होता है वो देश में मतलब सप्लाई ऑफ मनी को रेगुलेट करता है, मनी मार्केट को डायरेक्ट करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। और सुस्त सीज़न के दौरान वो फालतू नकदी को एब्जॉर्ब करता है, मार्केट से अवशोषित करता है। और जो बिज़ी सीज़न होता है, व्यस्त मौसम होता है, उसमें वो ज़रूरत के हिसाब से अतिरिक्त कैश प्रोवाइड करता है, अतिरिक्त नकदी जो है, लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में बढ़ाता है।
ठीक है। तो ज़रूरत के हिसाब से लिक्विडिटी को बढ़ाना है या घटाना है, ये काम केंद्रीय बैंक करता है। तो ये कैसे करता है ये काम केंद्रीय बैंक खुले बाज़ार के संचालन, मतलब जो खुले बाज़ार में प्रतिभूतियों की खरीद और बेच है, और दूसरे जो मौद्रिक साधन इसके पास हैं उनके माध्यम से ये इस काम को करता है, यानी कि तरलता को घटाता या बढ़ा सकता है। तीसरी आवश्यकता क्या है कि मुद्रा बाज़ार जो है वो कुशल हो। विभिन्न सब मार्केट्स, विभिन्न उप बाज़ारों की मौजूदगी, कि जो वेरियस सब मार्केट्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए, वो एग्जिस्टेंस में होने चाहिए। जैसे कि कॉल मनी मार्केट है, शॉर्ट नोटिस मनी मार्केट है, ठीक है, कमर्शियल बिल्स मार्केट है, ट्रेजरी बिल्स मार्केट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की मार्केट है। तो ये जो मार्केट्स हैं ये एग्जिस्टेंट होने चाहिए, ये मौजूद होने चाहिए और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड भी होने चाहिए। चौथी आवश्यकता क्या है? वित्तीय साधनों की विविधता की उपलब्धता। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मनी मार्केट में विभिन्न प्रकार के शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, अल्पकालीन जो वित्तीय साधन हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो अवेलेबल होने चाहिए बोरोवर्स की और लेंडर्स की, क्योंकि ज़रूरतें जो हैं वो विभिन्न प्रकार की ज़रूरतें होती हैं। तो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक विविधता, एक डाइवर्सिफाइड मिक्स होना चाहिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का, ठीक है, जो कि ज़्यादा सप्लायर्स को, फंड्स के ज़्यादा सप्लायर्स को और बोरोवर्स ऑफ फंड्स को जो है वो अट्रैक्ट कर पाए। नेक्स्ट इज़ सक्रिय माध्यमिक बाज़ार का अस्तित्व। माध्यमिक बाज़ार यानी सेकेंडरी मार्केट। देखो कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं वो इंग्लिश में आपको ज़्यादा इजी लगती हैं। तो माध्यमिक बाज़ार, जिसको हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, तो सेकेंडरी मार्केट जो है वो काफ़ी एक्टिव होना चाहिए। मतलब जहाँ पर कि जो पुरानी सिक्योरिटीज़ हैं, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, जहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ की खरीद और बेच होती है। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का जो सेकेंडरी मार्केट है वो भी काफ़ी एक्टिव होना चाहिए। उसमें जो है इंटरमीडियरीज काफ़ी एफिशिएंट होने चाहिए, जैसे कि ब्रोकर्स हैं, एजेंट्स हैं, डीलर्स हैं, वो भी एक्टिव होने चाहिए। छठी आवश्यकता क्या है, सिक्स्थ प्री रिक्विजिट क्या है? पर्याप्त मांग और धन की आपूर्ति। मतलब कि जो फंड्स हैं, फंड्स की डिमांड भी काफ़ी होनी चाहिए और सप्लाई भी काफ़ी होनी चाहिए। और मनी मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, विभिन्न प्रकार के डाइवर्सिफाइड जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो भी काफ़ी नंबर में होने चाहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन, वो पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा तभी होगा अगर डोमेस्टिक ट्रेड, फॉरेन ट्रेड ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी सपोर्टिव हैं। इसके अलावा अगली और क्या आवश्यकता है या प्री रिक्विजिट है एक एफिशिएंट मनी मार्केट के लिए, कि प्रभावी नियामक तंत्र। प्रभावी नियामक तंत्र का क्या मतलब है कि जो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है, नियंत्रित करने वाला, नियमित करने वाला जो सिस्टम है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। रेगुलेटरी सिस्टम इफ़ेक्टिव होना चाहिए। मुद्रा बाज़ार के मनी मार्केट की फंक्शनिंग को रेगुलेट करने का काम जो है वो केंद्रीय बैंक, यानी कि जैसे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारा केंद्रीय बैंक, ठीक है, वो करता है, सरकार करती है, सेबी है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है, और जो दूसरी अथॉरिटीज़ हैं वो इसको रेगुलेट करने का काम करती हैं। तो रेगुलेटरी सिस्टम जो है वो काफ़ी प्रभावी होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ सहायक आर्थिक नीतियाँ। गवर्नमेंट की जो आर्थिक नीतियाँ हैं वो सपोर्टिव होनी चाहिए, सहायक होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल, जैसे गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, औद्योगिक नीति है, विदेश व्यापार, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, विदेशी निवेश नीति है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है। तो ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं ये भी काफ़ी सपोर्टिव होनी चाहिए, जो कि बिज़नेस को प्रमोट करें, कंड्यूसिव होनी चाहिए बिज़नेस एनवायरनमेंट के लिए। तो उससे क्या होगा, मनी मार्केट विकसित होगा। इसके अलावा
अन्य कारक, कुछ विभिन्न कारक भी हैं जो कि एक एफिशिएंट मनी मार्केट के लिए एक प्री रिक्विजिट हैं। जैसे कि राजनीतिक वातावरण सपोर्टिव होना चाहिए, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो कैसा हो, सपोर्टिव हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। इसी तरह से लीगल एनवायरनमेंट, कानूनी वातावरण भी सपोर्टिव हो, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और जो ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो वैश्विक व्यापारिक वातावरण है, वो भी अच्छा होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, कंड्यूसिव होना चाहिए। तो उससे मुद्रा बाज़ार का जो विकास है वो सुविधाजनक हो जाता है। देश में राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए। ठीक है। मूल्यों में स्थिरता होनी चाहिए, कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। ये जो तत्व हैं ये आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करते हैं और इसलिए ये मुद्रा बाजार के विकास को भी बढ़ावा देते हैं। तो ये था कि व्हाट आर दी प्री रिक्विजिट्स ऑफ एन एफिशिएंट मनी मार्केट। एक सफल मुद्रा बाजार की आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं। अगली चीज़ है भारतीय मुद्रा बाजार की संरचना या संगठन, यानी कि स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन मनी मार्केट। इंडियन मनी मार्केट के जो डिफरेंट सब मार्केट्स हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कि इसकी संरचना और संगठन किस प्रकार का है। सबसे पहला है कॉल मनी मार्केट एंड नोटिस मनी मार्केट। यह वह बाज़ार है जहाँ पर कि बहुत कम समय के लिए पैसा उधार दिया और लिया जाता है। बहुत कम समय के लिए समय अवधि जो है वो 1 दिन से लेकर के 14 दिन तक की अवधि के लिए यहाँ पर पैसा उधार दिया जाता है। अगर 1 दिन के लिए पैसा उधार दिया जाता है या लिया जाता है तो इसको कॉल मनी कहते हैं या ओवरनाइट मनी इसको कहा जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये अगर 1 दिन से ज़्यादा है और 14 दिन तक के लिए है तो इसको शॉर्ट नोटिस मनी कहा जाता है। बैंक जो है, बैंक की जो अपनी आरक्षित आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है बैंक को, उसके लिए उसको बहुत कम अवधि के लिए ऋणों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि उसको SLR की रिक्वायरमेंट या CRR की रिक्वायरमेंट के लिए, या नकदी में अचानक कमी आ जाती है उसको पूरा करने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए अचानक से उसको पैसे की रिक्वायरमेंट जब होती है तो उसको कॉल मनी मार्केट या नोटिस मनी मार्केट से पूरा किया जाता है। जिन संस्थानों में जो है टेम्परेरी सरप्लस होता है, अस्थायी अतिरिक्त तरलता होती है, वे कॉल मनी मार्केट में ऋण प्रोवाइड करते हैं। ऋणदाता होते हैं, लेंडर होते हैं। और जो अपनी तरलता बढ़ाना चाहते हैं छोटी अवधि के लिए जो बैंक, वो यहाँ पर कॉल मनी मार्केट में कर्जदार होते हैं, बोरोवर्स होते हैं। कॉल मनी मार्केट में भाग लेने वाले ज़्यादातर बैंक्स होते हैं, इसलिए इसको इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट कहा जाता है। UTI, LIC, GIC जैसे कुछ अन्य जो वित्तीय संस्थान हैं वो भी इस बाज़ार में काम करते हैं। कॉल ऋण आमतौर पर सुरक्षा के बिना, मतलब बिना सिक्योरिटी के ये ऋण जो है वो दिए जाते हैं। इसलिए ऋण देने वाले बैंकों को कॉल पर ऋण चुकाने की उधारकर्ताओं की क्षमता को पहचानने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि बिना सिक्योरिटी के ऋण दिए जाते हैं। तो इसलिए ऋण जो है वो सिक्योर हो, जो आपसे ऋण ले रहा है वो वापस करने की क्षमता भी रखता है। ये चीज़ पहचानने में जो है लेंडर को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। भारत में जो कॉल मनी मार्केट्स हैं वो मेनली मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली और अहमदाबाद में हैं। इन बाज़ारों में जो ब्याज की दर है वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल होती है, परिवर्तनशील होती है और इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई की वजह से इसमें चेंजेस होते रहते हैं। नेक्स्ट इज़ बैंकर्स एक्सेप्टेंस, बैंकर की स्वीकृति बाज़ार। बैंकर्स एक्सेप्टेंस मार्केट इसको कहते हैं कि जिस बाज़ार में बैंकर की स्वीकृति का कारोबार होता है, ट्रेडिंग होती है, उसको बैंकर की स्वीकृति, बैंकर्स एक्सेप्टेंस बाज़ार कहा जाता है। जब बैंक अपने ग्राहक की ओर से बिल स्वीकार करता है
तो उसे बैंकर्स एक्सेप्टेंस कहा जाता है। ये भविष्य में भुगतान करने का एक प्रॉमिस होता है, एक वायदा होता है। ये बैंक द्वारा स्वीकृत और गारंटीकृत समय प्रारूप के रूप में हो सकता है। मतलब बैंक जो है वो धनराशि, भुगतान की तिथि और उस व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट करता है जिसको कि भुगतान किया जाना है। ये जो है व्यापार में, व्यापारिक लेन देन से, डोमेस्टिक ट्रेड भी हो सकता है, घरेलू व्यापार में भी, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी ये यूज़ होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ज़्यादा यूज़ होता है कि जैसे जो निर्यातक है वो बैंकर्स एक्सेप्टेंस की मांग कर सकता है, क्योंकि निर्यातक और आयातक एक दूसरे को नहीं जानते हैं। एक्सपोर्टर और इंपोर्टर अगर एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तब आयातक का, इंपोर्टर का जो बैंक है, अगर वो इंपोर्टर की तरफ से बैंकर्स एक्सेप्टेंस को स्वीकार, बिल को स्वीकार कर लेता है, तो इससे एक्सपोर्टर के मन में एक विश्वास पैदा हो जाता है। तो वो जो एक्सपोर्टर है उस बैंकर्स एक्सेप्टेंस को जो है वो मैच्योरिटी तक रख सकता है, या फिर वो उसको मैच्योरिटी की तारीख से पहले भी डिस्काउंट करा सकता है। बैंकर्स एक्सेप्टेंस आमतौर पर लार्ज डिनोमिनेशन में, यानी बड़े अमाउंट के होते हैं, और ये स्पेशलाइज्ड विशेष संस्थान होते हैं जो कि बैंकर्स एक्सेप्टेंस को स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट इज, ये है समपार्श्विक ऋण बाजार यानी कलेक्ट्रल लोन मार्केट। कलेक्ट्रल लोन मार्केट क्या होता है? कलेक्ट्रल क्या होता है? कोई संपत्ति जो कि एक उधारकर्ता ऋण लेने के लिए सुरक्षा के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में पेश करता है। ठीक है, कलेक्ट्रल सिक्योरिटी के रूप में वो कोई जो है संपत्ति रखता है, ताकि जो लेंडर है उसको ये एक सुरक्षा रहे जो उसने ऋण दिया है, कि अगर उसका ऋण वापस नहीं आता है, अगर जो बोरोवर है वो ऋण को वापस करने में विफल रहता है, तो जो लेंडर यानी ऋणदाता है वो ऋण वसूलने के लिए, मतलब उसको एक सुरक्षा रहती है कि वो ऋण वसूलने के लिए उस प्रॉपर्टी को, उस ज़मानत को जो है वो ज़ब्त कर सकता है। ठीक है, और इस प्रकार के बाज़ार में, कलेक्ट्रल लोन मार्केट में जो ऋण है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की सिक्योरिटी पर, या जो प्रतिष्ठित कंपनियां हैं उनके शेयर्स की सिक्योरिटी पर, या गोल्ड की या ज्वेलरी की सिक्योरिटी पर दिए जाते हैं। तो ये था कलेक्ट्रल लोन मार्केट के बारे में। फोर्थ इज ट्रेजरी बिल मार्केट। ट्रेजरी बिल मार्केट किसको कहते हैं? जो ट्रेजरी बिल्स में डील करती है। ट्रेजरी बिल्स छोटी अवधि के ऋण जो कि केंद्र सरकार के द्वारा इशू किए जाते हैं, ये 91 डेज़ के हो सकते हैं, 182 डेज़ के हो सकते हैं, 364 डेज़ के हो सकते हैं, और रिज़र्व बैंक सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से इनको सेल करता है, बेचता है। ये बिल्स रिज़र्व बैंक, कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के द्वारा खरीदे जाते हैं। ये काफ़ी लिक्विड होते हैं, क्योंकि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इनको खरीदने के लिए या डिस्काउंट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ट्रेजरी बिल डिस्काउंट बेसिस पर खरीदे और बेचे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इस पर देय ब्याज की राशि का भुगतान बिल के लिए लगाए गए मूल्य में छूट के रूप में किया जाता है। इस प्रकार जो है ये जो ट्रेजरी बिल्स हैं ये डिस्काउंट बेसिस पर खरीदे और बेचे जाते हैं। जो प्राइस है वो फेस वैल्यू से कम होता है। ठीक है, कितना कम होता है? जितना कि ब्याज की दर इसके ऊपर बनती है। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट जो है वो ट्रेजरी बिल्स पर काफ़ी कम होती है। जो फेस वैल्यू और इशूड प्राइस का डिफरेंस होता है वो काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट इज़ कमर्शियल बिल मार्केट। कमर्शियल बिल मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर कि कमर्शियल बिल्स की डीलिंग होती है। ठीक है, और कमर्शियल बिल्स जो हैं वो बिल होते हैं जो कि
व्यवसायी, बिजनेसमैन या फर्म के द्वारा खरीदे गए या बेचे गए माल के बदले में जारी किए जाते हैं। तो ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है कि ये प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में भी हो सकते हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकते हैं। ठीक है। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है कि जिसमें जो खरीददार है, जिसने माल खरीदा है, वो एक प्रॉमिस करता है विक्रेता को कि वो एक विशेष तिथि पर एक निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने का वो प्रॉमिस करता है, वायदा करता है। और दूसरी तरफ जो विक्रेता है, विक्रेता जो जारी करता है उसको हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज या वाणिज्यिक बिल। ठीक है। विक्रेता ने जो माल बेचा है खरीदार को, वो उस माल के लिए एक विशेष तिथि पर एक निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने के लिए खरीदार को बिल ऑफ एक्सचेंज जारी करता है। ठीक है। और जो खरीदार है वो अपनी एक्सेप्टेंस उस बिल के ऊपर, उसकी एक्सेप्टेंस भी ली जाती है, वो उसको काउंटर साइन करता है। ये जो बिल हैं आमतौर पर 3 महीने के अवधि के लिए होते हैं और ये एक प्रकार के पोस्ट डेटेड चेक की तरह से होते हैं। बिल धारक अगर मैच्योरिटी से पहले बिल की राशि चाहता है तो वो बिल मार्केट्स में इसको प्राप्त कर सकता है। बिल बाज़ार भारत में बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हैं। रिज़र्व बैंक ने भारत में बिल बाज़ार को डेवलप करने का काफ़ी प्रयास किया है और इसने जनवरी 1952 में और नवंबर 1970 में जो है 2 बिल मार्केट स्कीम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस की थी। ये स्कीम्स रिज़र्व बैंक के साथ फिर से छूट की सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए थी। ठीक है। मतलब रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए थी। लेकिन कुछ कमज़ोरियों की वजह से, सिस्टम की कुछ इनहेरेंट वीकनेसेस की वजह से भारत में ये एक साउंड बिल मार्केट, मतलब साउंड मतलब स्ट्रॉन्ग बिल मार्केट को बढ़ावा देने में